क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। हमारे संविधान में अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आय व्यय का हिसाब रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त ऑप्शन बी सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? आपका आंसर है ऑप्शन ए 18 वर्ष। पहले भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा राजीव गांधी ने इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इसलिए वर्तमान में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 21 वर्ष आपका पंचायती राज में अगर आप ग्राम प्रधान इन सब का चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, और 25 वर्ष अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। और हाँ, अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो तो उसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अगर आप कहीं राज्यपाल बनना चाहते हो तो उसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अगर विवाद हो तो वो उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, ये चुनाव आयोग वहाँ सलाह देता है, लेकिन उसका फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो राज्यपाल की नियुक्ति का अनुच्छेद 155 में वर्णन है। 155 के अनुसार भारत में मतलब हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, और ये भी है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। चाहे राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही बनी थी, और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश की थी। पर भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी और प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अगर बाय द वे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसका प्रतिनिधि राज्यपाल को शपथ दिलाएगा, लेकिन हमेशा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही राज्यपाल को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने इसके बारे में पहले बात की थी, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मैंने बताया था कि चाहे वो प्रथम महिला राज्यपाल की बात हो या प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात हो, दोनों का संबंध उत्तर प्रदेश से है। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी जो कि उत्तर प्रदेश की थी, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी सुचेता कृपलानी थी, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है किस भाग में, ना कि किस अनुसूची में। जब अनुसूची की बात आती है तो 11वीं अनुसूची हो जाती है, और जब भाग की बात आती है तो ऑप्शन है भाग 9 में। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? आपका आंसर है ऑप्शन है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने 1957 में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जो सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी, राजस्थान के नागौर जिले में, और इन्हीं की सिफारिश पर ही, और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, और वही व्यवस्था आज भी लागू है। तो भारत में किसकी सिफारिश पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि मतदान की आयु 18 वर्ष है और 25 वर्ष है लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपका आंसर है ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत में कुल 108 उपनिषद हैं,
जिसमें मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का बारे में बताया गया है। ये अशोक के स्तंभ में भी लिखा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी सत्यमेव जयते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रध्वज में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है केसरिया, उसके बाद बीच में सफ़ेद होता है और सबसे नीचे हरा होता है। जो केसरिया होता है ये जागृत, शौर्य, त्याग इत्यादि का प्रतीक है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन है शौर्य और त्याग का। केसरिया रंग शौर्य और त्याग का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो देखिए, जो केसरिया रंग था वो शौर्य और त्याग का प्रतीक था, और जो सफ़ेद रंग है वो हमारा सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। तो राष्ट्रध्वज में सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो यहाँ देखिए, केसरिया रंग शौर्य और त्याग का प्रतीक है, सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है, जबकि हरा रंग आपका ऑप्शन सी जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रध्वज में हरा रंग जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? आपका आंसर है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था आनंद मठ। ये सन्यासियों के ऊपर आधारित है। उसी से वंदे मातरम नामक गीत लिया गया है, जबकि हमारा राष्ट्रगान जनगण मन ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार किसको है? कोई भी वित्त विधेयक या कोई भी विधेयक वो धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा के अध्यक्ष को है। लोकसभा अध्यक्ष जिस वित्त विधेयक को कह देता है ये धन विधेयक है, वो धन विधेयक हो जाता है, या जिसको कहता है धन विधेयक नहीं है वो धन विधेयक नहीं रहता है। धन विधेयक की खास बात यह है कि धन विधेयक मात्र सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि वित्त विधेयक या जो आपका साधारण विधेयक है ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रमाण केवल लोकसभा अध्यक्ष ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में धन विधेयक को कभी नहीं पेश किया जा सकता है। हाँ, यह धन विधेयक को राज्यसभा के पास सिर्फ कुछ ही दिन रोकने का अधिकार होता है। इसके अलावा धन विधेयक पर राज्यसभा के कोई अधिकार नहीं होता। राज्यसभा मात्र धन विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकती है, सिर्फ इतना ही। और ये भी है कि कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति पर पूर्व सहमत लेना आवश्यक है। नहीं, बिना राष्ट्रपति की पूर्व सहमत के कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। और धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और धन विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों के अंदर उसको पास करना आवश्यक होता है।